राइट क्लास 10। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये सेकंड पार्ट है। इस रेवोल्यूशन में हम देखेंगे चैप्टर को डिटेल में। द स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन बास्टिल। तो ये कहानी है बास्टिल की, जो एक प्रिजन था, एक फोर्ट्रेस था। तो ये था फ्रांस में, पेरिस, जो एक घटना का गवाह बना। ये क्या घटना थी? स्टॉर्मिंग यानी बास्टिल को क्यों तोड़ा गया, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पेरिस की कहानी क्या थी, फ्रांस की कहानी क्या थी। तो फ्रांस जो था वो 17th सेंचुरी में लुई 16 का वहां पे राज था। लुई 16 एक बर्बन डायनेस्टी का किंग था। तो वो जब राजा बना 20 साल की एज में, उसकी शादी कर दी गई मैरी एंटोनियट के साथ, जो पर्शिया की राजकुमारी थी, जो काफी एक आप कह सकते हो रूड बिहेवियर वाली लेडी थी, जिसका उसकी प्रजा में, लोगों में, फ्रांस के लोगों में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण लगभग जो था, उसमें जो क्वीन थी मैरी एंटोनियट, उसका भी हाथ कह सकते हो आप। तो लुई 16 जब यहाँ पे राजा बना तो उसने यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया। सबसे बड़ी दिक्कत आप कह सकते हैं पैसे की कमी थी, और उस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने का सोचा। और टैक्स बढ़ाने का मतलब क्या था? क्यों जनता टैक्स बढ़ाने को लेकर खुश नहीं थी? क्यों इस टैक्स बढ़ाने को लेकर जनता ने रेवोल्यूशन की, और जिसमें फाइनली लुई 16 और उसकी क्वीन जो थी, उनकी डेथ हुई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और किस तरह से फ्रांस जो है मोनार्की से एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत माना जाता है स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल को। तो जो स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन बास्टिल थी, इसमें क्या हुआ? On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in state of alarm. 14 जुलाई सुबह 1789 को पेरिस का जो शहर था वो जाग चुका था, सचेत हो चुका था बिल्कुल। The king had commanded troops to move into the city. और राजा ने ये देखते हुए कि पेरिस में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सैनिकों को या सेना को शहर में बुला लिया। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens who rose in protest due to shortage of bread. और जल्दी ही ये खबर फैल गई, ये अफवाह फैली कि आर्मी उन लोगों पर फायर करेगी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ ब्रेड, क्योंकि खाने की कमी थी। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. लगभग 7,000 लोग, जिसमें आदमी और औरत थे, टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और पीपल मिलिशिया यानी लोगों ने अपनी एक आर्मी बना ली, खुद की एक सेना बना ली। अब वो सैनिकों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार थे। They broke into a number of government buildings in search of arms. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city, stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. और जल्दी ही जो 7,000 लोगों का पीपल मिलिशिया था, इन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ कर डाला, वहां पे जो हथियार रखे थे उनको लूट लिया, और ये जो बास्तिल थी उसकी तरफ चल पड़े। ये एक फोर्ट्रेस प्रिजन था। फोर्ट्रेस प्रिजन कहते हैं किला और एक जेल। तो ये किला जो था, ये इसकी तरफ लोग चले गए। उन्होंने लगा कि यहाँ पर उनको हथियार मिलेंगे, एमिनिशन। In the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoners released. और लोगों की ये जो फाइट हुई सेना के साथ, इसमें जो कमांडर था बास्तिल का वो मारा गया,
और जो कैदी बास्तील में कैद थे उनको आजाद कर दिया गया। The Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. और बास्तिल को तोड़ने का कारण एक और था। लोग बास्तिल से नफरत करते थे क्योंकि बास्तिल जो है या कोई भी किला जो होता है वो किसी भी राजा की पावर का सिंबल होता है। तो ये राजा की ताकत की एक पहचान थी। दैट इज वाई लोग जो थे वो इससे नफरत करते थे। The fortress was demolished, its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. बास्तील को तोड़ दिया गया और इसके जो खंडर थे, इसके जो पत्थर थे, जो इसके टुकड़े टुकड़े हुए थे, उनको मार्केट में एज अ सोवेनियर बेचा गया। सोवेनियर कहते हैं यादगार। यादगार उस चीज की, उस रेवोल्यूशन की जिसने लुई 16 के घमंड को हटा दिया और लोगों की ताकत को दुनिया के सामने दिखाया कि जनता क्या कर सकती है। फ्रांस ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। अब बात करते हैं फ्रांस की कहानी की कि ये था कैसा लुई 16 के टाइम पे 18th सेंचुरी में। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. He was 20-year-old and married to the Austrian Princess Marie Antoinette. 1774 में लुइस 16 जो बर्बन फैमिली का वारिस था 20 साल की एज में राजा बनता है और उसकी शादी कर दी जाती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनी से। द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। नए राजा ने खजाने को खाली पाया। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस की लड़ाई रही है शुरू से ही। फ्रांस आप देखोगे फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये हमेशा दुनिया भर में राज करना चाहते थे और इस वजह से दोनों की आपस में टक्कर होती रहती थी। तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे ये। तो जो इसकी लड़ाई थी फ्रांस की इंग्लैंड के साथ, उस लड़ाई में इसका इतना खर्चा हुआ था कि इसकी सारी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो खत्म हो चुके थे। The cost of maintaining an extravagant court at Versailles was very high। और उसके साथ साथ महल जो था किंग का वर्साई उसको चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा था। जो ये क्वीन थी मैरी एंटोनी ये काफी खर्चीली थी, वोलuptuous लेडी थी। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। और अमेरिकन रेवोल्यूशन आपको याद है, आपको बताया था जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक इंस्पिरेशन मिली थी। वो 13 कॉलोनीज जो थी लुई 16 ने उनको हेल्प किया था इंग्लैंड से आजादी पाने के लिए। यहाँ पर भी उसका काफी पैसा खर्च हुआ। इसे कहते हैं 7 years of war। The war added more than a billion livres to a debt that had risen to more than 2 billion livres। और उस टाइम फ्रांस की जो करेंसी थी वो लिवरे थी। तो इसके ऊपर 1 बिलियन से भी ज्यादा लिवरे का कर्जा हो गया और जो बाद में 2 बिलियन लिवरे तक पहुंच गया। और ये कर्जा जिन्होंने दिया था वो कौन थे? वो थे मनी लैंडर्स। द लैंडर नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। और अब लैंडर्स ने लुई 16 से कहा कि हमें 10% इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा वापस करो। तो ये खर्चे जो थे लुई 16 के पास बढ़ते जा रहे थे। खजाना खाली था, वॉर में पैसा जा रहा था, बरसाई को संभालने में पैसा जा रहा था, सेना की सैलरी थी। तो ये सब फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन को काफी लो लेवल पे ले आया था। To meet regular expenses such as cost of maintaining an army, the court, running government offices, universities, the state was forced to increase tax। और अपने इन खर्चों को पूरा करने के लिए अब सरकार के पास टैक्सेस बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी। अब बात करते हैं फ्रांस की सोसाइटी की।
ये तो बात थी कि लुई 16 जब यहाँ पर आता है किन दिक्कतों का सामना करना उसको पड़ता है। अब देखते हैं फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। The French society in the 18th century was divided into three states: the first state, the second state, and the third state. The first state consists of the clergy and second state consists of nobility. तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी में वो तीन स्टेट्स में डिवाइड थी। आप कह सकते हैं तीन पार्ट्स में उसको बांटा गया था, पहली, दूसरी और तीसरी। जो पहली स्टेट थी उसमें क्लर्गीज और नोबल्स थे। तो क्लर्गीज थे, वो थे चर्च के जितने भी चर्च में काम करते थे वो क्लर्जीज के अंदर आते थे। द सेकेंड स्टेट कंसिस्ट नोबिलिटी, और सेकंड स्टेट में आते थे नोबल्स। ये नोबल्स थे जो कोर्ट में काम करते थे। The member of first two state, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. और सिर्फ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करने के कारण इनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाते थे, विशेष अधिकार। इनके पास बहुत सारे विशेष अधिकार थे। वो क्या थे वो आगे हम देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और सबसे बड़ा प्रिविलेज इनके पास था, सबसे बड़ा विशेष अधिकार इनके पास था टैक्सेस ना देना। इनको टैक्सेस पे करने से एग्जेम्प्ट किया गया था। एग्जेम्प्ट माने नो टैक्स। सो ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रांस की सोसाइटी की। The noble further enjoyed feudal privileges. These include feudal dues which they extracted from the peasant. इसके अलावा जो नोबल्स थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस भी लेते थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होते हैं? एक जमींदार जैसे अपने नीचे काम करने वाले किसानों को या मजदूरों को अपने घर के काम भी करवाता है, मजदूरी करवाता है, अपनी सेवा करवाता है। तो ये जो गरीब किसान यहाँ पर इनके नोबल्स के जमीनों पर खेती करते थे, ये उनके घरों का काम करते थे, उनके जानवरों को देखते थे। इसके अलावा इनको फ्यूडल ड्यूज भी देते थे। इनको अलग से भी पैसा दिया जाता था जो ये पीजेंट से लेते थे। The third state consists of three categories of people: big businessman, merchant, court official, lawyer, etc. come in the top layer. थर्ड स्टेट की दो हिस्से थे। सबसे ऊपर थे हाई पोस्ट, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट के ऑफिशियल, वकील, ये सब आते थे फर्स्ट लेयर में। इसके बाद की जो लेयर थी वो थी पीजेंट्स की, किसानों की। तो ये जो किसानों का तबका था ये था 90% ऑफ द पॉपुलेशन। 90% पॉपुलेशन जो थी वो गरीब किसानों की थी। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। और उनमें से बहुत कम किसान ऐसे थे जिनके पास खुद की जमीन थी। About 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer members of the third state. 60% जो जमीन थी वो थी नोबल्स के पास। अब आप देख सकते हो जो 90% है उनके पास जमीन नहीं है। जो 60% जमीन है वो किनके पास है? जो सिर्फ 10% लोग हैं। तो यहां पर आपने कितना देखा, एक बहुत बड़ा इंडिफरेंस था यहां पर कि 90% के पास सिर्फ 40% जमीन थी और जो नंबर में 10% थे उनके पास 60% जमीन थी। The church and the richer member of the third state. Peasants were obliged to render services to the Lord, to work in his house and field. किसानों को जो भी इसके लॉर्ड थे, लैंड लॉर्ड थे,
जमींदार थे, उनके घरों में काम करना पड़ता था, उनके खेतों में काम करना पड़ता था। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, आर्मी में शामिल होना या फिर बिल्डिंग या फिर सड़कों में बनाने में लगना। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। तो ये थी मेन लाइन यहाँ पर, जो भी टैक्सेस का वजन था वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता था। तो ये इंडिफरेंस समाज में रेवोल्यूशन का कारण बना। आप गरीबों को ज्यादा सताएंगे तो वो फिर पलट के वार करेंगे, ताकत से वार करेंगे, क्योंकि गरीब कभी भी दिमाग से नहीं चलता, वो पेट से चलता है। अगर आपने उनके पेट पर वार किया तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हालत यही थी, एक तो 90% पॉपुलेशन होना, उसके बाद बहुत कम लोगों के पास जमीन होना, और जो लोग ऑलरेडी टैक्स से छूट जिनको मिलती है उनके पास सबसे ज्यादा जमीनें होना, रिसोर्सेज का होना। तो समाज में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था अमीर और गरीब के बीच में। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि अमीरों को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, सारा टैक्स थर्ड स्टेट को पे करना था, जिसमें 90% कौन थे? गरीब किसान, जिनके पास खाने लायक पैसा नहीं था, वो टैक्स कैसे पे करेंगे? सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तो जब ये हालत होती है तो सोसाइटी में ऑलरेडी आपने देखा एक रोष था, एक गुस्सा था सरकार के लिए, राजा के लिए। और उसके बाद एक सिचुएशन और क्रिएट होती है यहां पर, जिसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, लगातार होने वाली प्रॉब्लम। तो ये क्या थी? The population of France rose from 23 million to 28 million. फ्रांस की जो जनसंख्या थी उसमें 5 मिलियन यानी 50 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई 1715 से 1789 के बीच। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही खाने की डिमांड भी बढ़ी, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अनाज की जो पैदावार थी वो खाने की डिमांड के हिसाब से बढ़ नहीं रही थी। खाना या अनाज उतना ही पैदा हो रहा था जितना 1715 में हो रहा था, लेकिन खाने की जो डिमांड थी वो बढ़ चुकी थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो फिर क्या हुआ? ब्रेड के प्राइस बढ़ने लगे। वेजेस कुड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, लेकिन वेजेस नहीं बढ़ी। जो लोगों को फैक्ट्रियों में काम करने वाले थे, किसान जो थे, उनको जो पैसा मिलता था वो नहीं बढ़ा। ब्रेड का प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन जो पैसा उनको मजदूरी करके मिलता था वो उतना ही था। थिंग्स बिकम वर्स वेयर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और चीज और ज्यादा खतरनाक हो जाती थी जब कोई ड्रॉट या कोई हेल, कोई तूफान या सूखा या बर्फबारी होती थी, तब प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती थी, क्योंकि जो फसल थी उसको नुकसान पहुंचता था। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन लेड टू प्राइस राइज, रियॉट एंड डेथ। खाने में कमी होने के साथ ही महंगाई बढ़ी, झगड़े होने स्टार्ट हो गए और लोग मरने लगे। It called the subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. और ये ओल्ड regime के टाइम पे लगातार हुआ, लोग भूखमरी से मरते गए। ये बात अब आ चुकी थी खाने पर। अगर आप लोगों को खाना नहीं अवेलेबल करवाओगे तो वो फिर पलट कर वार करेंगे, क्योंकि मरेंगे, लड़ेंगे। वो मरना पसंद नहीं करेंगे, वो लड़के मरना पसंद करेंगे। तो ओल्ड रिजीम जो 1789 से पहले का टाइम है, उसको ओल्ड रिजीम कहा गया है। तो इस टाइम पे सिचुएशन बहुत ज्यादा हुई। इसके बाद तीसरी सिचुएशन आती है, ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विशेस टू एंड द प्रिविलेज।
मिडिल क्लास का आवाज उठाना, प्रिविलेजेस को एंड करने के लिए, जो स्पेशल राइट मिले थे नोबल्स और क्लर्कीज को, उनको खत्म कर दिया जाए, ये डिमांड उठाई मिडिल क्लास ने। कौन थी मिडिल क्लास, ये देखते हैं। The 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class. 18th century ने एक नए ग्रुप को देखा जो नया नया उभर कर सामने आ रहा था, वो था मिडिल क्लास। The middle class became prosperous, had access to education and new ideas. और ये जो मिडिल क्लास था, इसके पास एजुकेशन थी, इसके पास पैसा था, इसके पास नॉलेज थी, क्योंकि the merchant earned their wealth through an expanding overseas trade and formed the manufacture of goods. ये जो मिडिल क्लास थे, इसमें थे मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, जिन्होंने काफी पैसा कमाया था विदेशों में व्यापार करके। इसके अलावा इन एडिशन टू मर्चेंट द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशनल सच एज लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसके अलावा यहाँ पर थे प्रोफेशनल, ऐसे प्रोफेशनल जो अच्छे खासे पैसे कमाते थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. और ये सभी लोग एजुकेटेड थे और इस बात में विश्वास रखते थे कि जन्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी को स्पेशल राइट ना दिए जाए। These were the group of people who protested rising taxes and food scarcity in France. This idea of a society based on freedom and equal law opportunities for all were put forward by philosophers too. तो इस ग्रुप ने समय समय पर खाने की कमी को लेकर और राइजिंग टैक्सेस, बढ़ते हुए टैक्सेस को लेकर प्रोटेस्ट करना जारी रखा, और इसको हेल्प मिली फिलोसोफर के साथ भी। फिलोसोफर कहते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी बातों से, लोगों को ज्ञान देते हैं अपनी बातों से। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो प्रिविलेज हैं, स्पेशल राइट्स हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए। तो अब बात करते हैं फिलोसोफर की। These ideas of society based on freedom and equal law and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau. In his two treatises of government, Locke sought to prove the doctrine of the divine and absolute right in the monarch. तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे जो काफी रिस्पेक्ट थी जिनकी फ्रांस की सोसाइटी में। वो थे जॉन लॉक, रूशो एंड मोंटेस्क्यू। तो ये फिलोसोफर की जो एक पूरी दुनिया थी, ये लोगों को समय समय पर बताती थी कि क्या इंसान के लिए सही है। जैसे भारत में ओशो, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इनके विचारों की काफी इज्जत है, काफी रिस्पेक्ट की जाती है, लोग बिलीव करते हैं इनमें। तो यहाँ पर अपनी बुक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने कहा कि जो डॉक्ट्राइन है डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, वो गलत है। इसका मतलब क्या है? द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट का मतलब है कि राजा जो थे पहले के जमाने के, वो ये कहते थे जनता को कि उनको भगवान ने भेजा है, भगवान ने उनको लोगों पर रूल करने के लिए भेजा है, इस वजह से लोग उनके नीचे रहें। तो लॉक ने कहा कि ये कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये गलत है, ऐसा कोई भगवान ने नहीं कहा, किसी को राजा नहीं बनाया भगवान ने। Rousseau carried the idea forward, proposing the form of government based on social contract between people and their representative. रूशो ने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार जो है वो रिप्रेजेंटेटिव और जनता के बीच की एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें सरकार मन मर्जी की मालिक नहीं है, उसको जनता के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within government between legislative, executive and judiciary. और अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मोंटेस्क्यू ने कहा कि सरकार जो है वो अकेली मालिक नहीं है, उसकी जो ताकत है उनको बंटवारा करना पड़ेगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी माना है। हमारे यहाँ पे भी आपने देखा है कि हमारे यहाँ पर जो पावर है वो डिवाइड की जाती है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में।
तो ये कहना था मोंटेस्क्यू का। The ideas of this philosopher were discussed intensively in saloon, coffee house, spread among people through book and newspaper. तो ये जो फिलोसोफर के आइडिया थे ये डिस्कस किए गए इंटेंशनली, काफी ज्यादा लोगों ने इनको सैलून्स में डिस्कस किया, न्यूज़पेपर में ये छपे, कॉफी हाउसेस में लोगों ने डिस्कस किया। तो लोगों के बीच में एक पूरी एकजुटता हो गई इनकी बातों को लेकर। लोगों ने कहा कि जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टायर, जितने भी ये फिलोसोफर हैं, ये कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए। तो ये भी एक नया रास्ता तैयार हो रहा था। एंड दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनको ये सारी चीजें पढ़कर सुनाई जाती थी, जोर जोर से पढ़कर सुनाई जाती थी, ताकि वो भी जान सके कि समाज में क्या होना चाहिए, क्या उनके लिए सही है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के कारण आपने देखे यहाँ पर, हमने क्या क्या देखा कि फ्रांस का ब्रिटेन के साथ लड़ाई काफी खतरनाक रही, काफी उसका पैसा यहाँ पे वेस्ट हुआ। प्रिविलेज जो मिले थे वो भी लोगों को पसंद नहीं थे, लोग गुस्सा थे उसके खिलाफ। सबसिस्टेंस क्राइसिस यहाँ पे बार बार हो रहा था, भुखमरी काफी आ रही थी, बार बार अनाज की कमी थी। मिडिल क्लास दी एंड करना चाहता था प्रिविलेजेस का, और फिलोसोफर ने लोगों को जगाने का काम किया। तो ये थी फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेक्चर 1, जिसमें आपने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने के कारण क्या थे। दिस इज एंड ऑफ लेक्चर 2। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।